हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। आज का वीडियो हीमो परफ्यूजन के ऊपर है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सरल से सरल लैंग्वेज में आपके पास ये वीडियो ला पाऊँ। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हीमो परफ्यूजन की बात करते हैं तो हीमो परफ्यूजन क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड प्यूरिफिकेशन मॉडलिटी है। मॉडलिटी की जगह आप टेक्निक, प्रोसेस कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो सर्किट होता है उसमें ब्लड के प्यूरिफिकेशन की क्या है, मेथड है या टेक्निक है। इट रेफर्स टू द सर्कुलेशन ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड। अगर आपसे कोई पूछता है कि हीमो परफ्यूजन क्या है, तो ये क्या बोलता है कि सर्कुलेशन ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड थ्रू ए डिवाइस और एन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट विद ए डिस्पोजेबल कॉलमन और कार्टिलेज कंटेन एब्जॉर्बेंट पार्टिकल। तो सर्कुलेशन कैसे का मतलब जो भी चीज़ घूम रही है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में, ऐसा ब्लड जो कि एंटीकोगुलेटेड हो, मतलब जिसमें कि हेपेरिन वगैरह ऐसा कोई भी एंटीकोगुलेंट दे दिया हो जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो। तो एंटीकोगुलेटेड ब्लड के सर्कुलेशन किसमें? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में। वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट जिसके पास डिस्पोजेबल कॉलमन या कार्टिलेज हो, ठीक है। ऐसा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट जिसके पास कॉलमन या कार्टिलेज हो और ये कार्टिलेज एक्टिवेटेड चारकोल या रेजिन से बना हो, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में एंटीकोगुलेटेड ब्लड के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? हीमो परफ्यूजन बोलते हैं। और ये एक और शर्त है, कंटेन्स एड्जॉर्बेंट पार्टिकल, और ये जो कार्टिलेज है इसके पास एड्जॉर्बेंट पार्टिकल हों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हीमो परफ्यूजन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1940 में। द टेक्निक वाज रिफाइंड ड्यूरिंग 1950 टू 70। इस टेक्निक को आगे जो और अच्छे तरीके से बनाया गया 1957 में। एंड देन इंट्रोड्यूस क्लिनिकली, और फिर जब क्लिनिकली मतलब लोगों के लिए, लोगों के ऊपर इसको यूज़ करने के लिए जो ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट के लिए जो बनाया गया पॉइजनिंग में, वो था 1970 टू 1980। मतलब इसको सबसे पहले मान लीजिए कि ऐसा बोल दिया कि भाई हीमो परफ्यूजन है कुछ, तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया 1940 में। इसके बाद क्या हुआ कि इसको और अच्छी तरीके से रिफ़ाइन किया गया। 1940 में इंट्रोड्यूस करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम किया गया जिससे कि लोगों के लिए इसकी यूज़ कर सके। तो 1950-1970 तक इस पे काम चलता रहा। इसके बाद इसको क्या किया गया, हॉस्पिटल्स वगैरह में इंट्रोड्यूस किया गया पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए 1970 टू 1980 के बीच में। अब यूज़ हीमो परफ्यूजन की बात करते हैं कि आखिर हीमो परफ्यूजन की यूज़ क्या है, आखिर हीमो परफ्यूजन की नीड क्या है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है वो क्या है? रिमूव नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रो का मतलब जो हमारी किडनी से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनको रिमूव करने में। पॉइजन फ्रॉम द ब्लड इन इमरजेंसी सिचुएशन, और इमरजेंसी सिचुएशन में जो ब्लड से जो पॉइजन है उसको रिमूव करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस वन दैट हार्मफुल ऑफ टू द किडनी। नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को या ड्रग्स को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये हमारे किडनी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। दूसरा जो इसके जो ये तो इसके 3 में मेजर यूज़ बता रही हूँ। पहला नेफ्रोटॉक्सिक और पॉइजन को रिमूव करने में। दूसरा है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन पेशेंट विद किडनी डिजीज़। दूसरा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ब्लड से रिमूव करने में जो पेशेंट किडनी डिजीज़ से पीड़ित हैं। तीसरी बात कहाँ आती है कि प्रोवाइड सपोर्टिव ट्रीटमेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन फॉर पेशेंट इन लिवर फेलियर। ऐसे लोगों में भी हीमो परफ्यूजन किया जाता है जिनको कि लिवर ट्रांसप्लांट होना है। तो हीमो परफ्यूजन लिवर ट्रांसप्लांट से पहले भी और बाद में भी ऐसे लिवर फेलियर वाले पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ये तो थे इसके मेजर यूज़। अब कुछ थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं कि हीमो परफ्यूजन इज़ मोर इफेक्टिव देन अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग सर्टेन स्पेसिफिक पॉइजन फ्रॉम द ब्लड। हीमो परफ्यूजन जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अदर किसी मेथड से। किसके ट्रीटमेंट में? पॉइजन को रिमूव करने के ट्रीटमेंट में।
पर्टिकुलरली व्हेन टॉक्सिन, पर्टिकुलरली वो पॉइजन, वो टॉक्सिन सब्सटेंस जो कि लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल मतलब कि घी वगैरह में सॉल्युबल हो जाएं, घुल जाएं, लेकिन पानी में ना घुलें, और हाईली प्रोटीन बाउंडेड, और सबसे ज़्यादा क्या हो, प्रोटीन से चिपके रहने वाले हों, ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू डिज़ोल्व। ये लाइन मैंने अभी आपको बोल दी कि लिपिड सॉल्युबल के लिए और प्रोटीन बाउंडेड सब्सटेंसेस के लिए हीमोपरफ्यूजन बेस्ट ट्रीटमेंट है। इट इज़ यूज टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ। अब कुछ पेशेंट, अब यहाँ पे ये बताइए कि किस किस की डोज ओवरडोज लेने पे हम हीमोपरफ्यूजन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बारबायूरेट, मेप्रोबामेट, ग्लूटाथेमाइड, थियोफाइलिन, कार्बेमेजेपिन, मेथोट्रीटैक्स, एथक्लोबाइनॉल, वाल्पोरिक एसिड, एसिटाफिनॉन एंड डिजिटेल्स एज वेल एल पारेक्यूट पॉइजनिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नाम मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने देखा था जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनके नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं। पारपेक्यूट पॉइजनिंग की बात करते हैं, हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक वीड किलर है, दैट इज़ समटाइम यूज टू पीपल इन डेवलपिंग कंट्री इन कमिट सुसाइड। पारपेक्यूट जो है ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री में मैनी टाइम से ये यूज़ किया जाता है सुसाइड को कमिट करने में। इसके अलावा एट प्रेजेंट क्लिनिकल यूज़ ऑफ हीमोपरफ्यूजन अकर मोस्टली, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकली यूज होता है हीमोपरफ्यूजन वो थियोफाइनल पॉइजनिंग में यूज़ हो रहा है। ड्रग एलिमिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन एफिनिटी of the charcoal and resin to absorb the toxin and rather than diffusion। ड्रग एलिमिनेशन जो है वो देखिए, हमारा जब हीमोडायलिसिस की बात करते हैं तो वो क्या है, डिफ्यूज़न प्रोसेस पे चलता है, ठीक है, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फॉलो होता है वो क्या है, एब्जॉर्बेंट टेक्निक है, ठीक है, कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी सब्सटेंस है, जो कार्टिलेज है उसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ है, तो वो जो भी पॉइजन है उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि वो पेशेंट की बॉडी में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी, ये तो मैंने बड़े बड़े 3 मेजर पॉइंट बता दिए थे कि 3 मेजर जगह पे इनका यूज़ कहाँ होगा हीमोपरफ्यूजन का, और कौन कौन सी ड्रग्स को रिमूव करने में हीमोपरफ्यूजन का यूज़ होता है। इसके बाद दिस टेक्निक यूज़ ओनली इनफ्रिक्वेंटली, और कहीं कहीं पे जो थोड़ा बहुत जो जहाँ पर यूज़ होता है उसके लिए मैं बता दूँ आपको, द टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट पार्टिकल यूटिलाइज विद इन द हीमोपरफ्यूजन डिवाइस में वेरी। जो टाइप है एब्जॉर्बेंट पार्टिकल के जो कि हीमोपरफ्यूजन डिवाइस मतलब कार्टिलेज वगैरह में यूज़ होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, कि किसी के लिए कोई एब्जॉर्बेंट लगा दिया, किसी के कहीं चारकोल यूज़ किया, कहीं रेजिन यूज़ किया, ऐसे कार्टिलेज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू पॉइजन। द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल पार्टिकल आर एक्टिवेटेड चारकोल एंड रेजिन। देखिए सबसे ज़्यादा जो कार्टिलेज पाया जाता है पॉइजनिंग हीमोपरफ्यूजन में पॉइजन को निकालने के लिए वो है एक्टिवेटेड चारकोल और रेजिन। चारकोल हीमोपरफ्यूजन हैज़ बीन यूज्ड to treat a variety of condition including poisoning and hepatic failure। देखो चारकोल हीमोपरफ्यूजन जो है वो यूज़ किया जाता है वेराइटी ऑफ कंडीशन लाइक पॉइजनिंग को रिमूव करने में और हेपेटिक फेलियर कंडीशन में, हाँ जब लीवर फेल हो जाता है या पॉइजनिंग की कंडीशन में। और सर्टेन रेजिन की बात करते हैं तो ये मोर इफ़ेक्टिव होता है, ये जो हमारा चारकोल पॉइजन को रिमूव करेगा और हेपेटिक लीवर फेलियर कंडीशन में यूज़ होगा। रेजिन की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को निकालने में जो लिपिड सॉल्युबल हों, ठीक है। इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स विद ड्रग क्लियरेंस में फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीडिंग दोज अचीव्ड बाई चारकोल हीमोपरफ्यूजन। मतलब दोनों का मीन्स क्या है इसका आप ध्यान रखिए। चारकोल का हम यूज़ कर रहे हैं हेपेटिक फेलियर में और पॉइजनिंग में, और रेजिन का मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के रूप में। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड चारकोल हीमोपरफ्यूजन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनोस्टेट। इसके अलावा एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड चारकोल हीमोपरफ्यूजन भी अवेलेबल होता है मार्केट में। दे हैव बीन यूज टू इनफ्रिक्वेंटली, ये कभी कभार यूज़ होता है, ठीक है। सिस्टमिक ल्यूपस, इरिथ्रोमाइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस एंड
टू रिमूव पैथोजेनिक एंटी HLA एंटीबॉडी एंड इन सम रीनल ट्रांसप्लांट कैंडिडेट। और ये वाला जो चारकोल है जिसमें जो कि एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड चारकोल है, ये यूज़ होता है ये सारी डिजीज़ में, रूमेटेड आर्थराइटिस में, रिमूव पैथोजेनिक HLA एंटीडीज में, और आर्थेमेटिस में, रीनल ट्रांसप्लांट कैंडिडेट में। ओके, तो ये 3 आपके पास आ गए, रेजिन का आ गया, चारकोल आ गया और एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड चारकोल। इसके बाद बात करते हैं, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एंडोटॉक्सिन। हीमोपरफ्यूजन आल्सो यूज़ होता है एंडोटॉक्सिन इन सेप्टिक शॉक। एंडोटॉक्सिन मतलब जो बैक्टीरिया होता है जब मर जाता है उसको एंडोटॉक्सिन्स हो गया, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक में भी हीमोपरफ्यूजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन सेप्टिक शॉक विद ए हीमोपरफ्यूजन डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इनर्ट फाइबर विद ए एंटीबायोटिक पॉलीमाइक्सिन बी विच एब्जॉर्ब। अब देखिए, एक था हमारा चारकोल का, एक हो गया एंटीबॉडी एंटीजन कोटेड, दूसरा था हमारा रेजिन का, और फोर्थ क्या हमारे पास आया, एंटीबायोटिक पॉलीमाइक्सिन बी, जो कि एंडोटॉक्सिन को रिमूव करने में किया जाता है सेप्टिक शॉक में, विच एब्जॉर्ब एंडोटॉक्सिन विद ए स्मॉल क्लिनिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूज़ मैंने जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हीमोपरफ्यूजन का, जो कम यूज़ होता है हीमोपरफ्यूजन का, वो मैंने आपको बता दिया है। क्राइटेरिया और कंसिडरेशन ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इतना मेजर नहीं है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रिंसिपल की। हीमोपरफ्यूजन कभी भी डिफ्यूज़न वगैरह पे नहीं, प्रिंसिपल एक पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हीमोपरफ्यूजन, सिंपल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हीमोपरफ्यूजन डिपेंड ऑन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल विद एक्टिवेटेड चारकोल ड्रग आर irreversibly bound by van der Waals forces, with resin drugs not irreversibly bounded and can be eluted with organic solvent. In case of polymyxin B, endotoxin is bounded by chemisorption, ठीक है। इसके अलावा वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस विद मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पर ये दिया गया है, एक तो अलग से दे दिया। दूसरा प्रिंसिपल, पहले आपको कोई पूछेगा एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ऐसे एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे ड्रग्स को जो वान डेर वाल्स फोर्सेस से चिपके हों उनको हटाएंगे। इसके अलावा कुछ रेजिन ड्रग्स जो होती हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, उनको। दूसरी चीज़ क्या बोल रही है, वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस विद मॉलिकुलर वेट रेंजिंग 100 to 40,000 डाल्टन आर वेल एब्जॉर्ब विद द हीमोपरफ्यूजन। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स या ड्रग्स जो उनकी रेंज, जिनका वेट जो है 100 से 40,000 डाल्टन का हो, उनको भी हम हीमोपरफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर सकते हैं या हटा सकते हैं। चारकोल हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। चारकोल जो होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब जो एफिनिटी रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी काम करता है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल पे, और जो रेजिन है वो सबसे ज़्यादा काम करती है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पे। केमिकल एट हायर मॉलिकुलर वेट आर एब्जॉर्ब लेस एफिशिएंटली टू पॉलीमर कोटेड चारकोल। केमिकल्स जो कि हायर मॉलिकुलर वेट वाले होते हैं वो लेस जो है एब्जॉर्ब होते हैं पॉलीमर कोटेड चारकोल के द्वारा। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं हीमोपरफ्यूज़न के, तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो देखिए, अर्ली हीमोपरफ्यूज़न, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हीमोपरफ्यूज़न हैव बीन लार्जली ओवरकम विद द मॉडर्न प्रिपरेटरी मेथड इंक्लूडिंग सेलेक्टिव लेस फ्रैगली स्टार्टिंग वॉशिंग कोटिंग। सबसे मेन है कि अगर कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट पूछता है तो फेशियल फ्लशिंग हो सकता है, उसको मतलब लाल पीला सा फ्लश दिखाई दे सकता है, डिस्पीनिया हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, रिड्यूस फाइब्रोसिस एंड कंसंट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा एब्जॉर्बेंट विद पॉलीमर सॉल्यूशन रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो पॉलीमर एब्जॉर्बेंट है जो कि पॉलीमर सॉल्यूशन से रिलेटेड है, उसमें क्या होगा, प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या होती है हीमोपरफ्यूज़न को करने से पहले, तो हीमोपरफ्यूज़न करने से पहले जो जो चीज़ चाहिए वो है डायलिसिस ब्लड लाइन चाहिए, इसके अलावा ब्लड पंप चाहिए, प्रेशर गॉज चाहिए, कॉलमन और कार्टिलेज चाहिए,
बिटवीन 100 to 30 ग्राम एक्टिवेटेड, ऐसा कार्टिलेज और कॉलमन चाहिए। फोर्थ है जो कि यहाँ पर गलती से इस तरीके से हो गया है, तो एक कार्टिलेज चाहिए जिसमें 100 से 300 ग्राम या तो एक्टिवेटेड चारकोल हो या 650 ग्राम जो है उसमें रेजिन हो। चारकोल कार्टिलेज आर seldom available in dialysis unit and are approximately 10 times more expensive। अगर हम चारकोल कार्टिलेज को लेने जाते हैं, चारकोल कार्टिलेज जो है ईजिली मिल जाता है, और अगर इसकी बात करते हैं दाम की, मतलब पैसे की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल हीमोडायलिसिस जो हाई एफिशिएंसी का डायलिसिस होता है उससे 10 गुना महंगा होता है। इसके अलावा इसमें रिक्वायरमेंट होगी लो कंसंट्रेशन हेपेरिन सलाइन की, हाई कंसंट्रेशन हेपेरिन सलाइन की, मतलब एक वो सलाइन जिसमें कि ज़्यादा हेपेरिन पड़ा हो और एक वो सलाइन जिसमें कम कंसंट्रेशन में हेपेरिन पड़ा हो, नॉर्मल सलाइन की। इसके अलावा हेपेरिन, नॉर्मल हेपेरिन की और लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं द चॉइस ऑफ कार्टिलेज डिपेंड अपॉन द, जो चॉइस है कार्टिलेज की कि कौन सा कार्टिलेज यूज़ करें, ठीक है, वो डिपेंड करता है बॉडी साइज़ पे और कौन सी ड्रग उसने ली है पेशेंट ने, या कौन सी ड्रग को हमें रिमूव करना है पेशेंट की बॉडी से। एज एन एग्जाम्पल स्मॉल कार्टिलेज इज़ यूटिलाइज फॉर चाइल्ड। अगर स्मॉल कार्टिलेज की बात करें तो स्मॉल कार्टिलेज जो है छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। वाइल XAD4 शुड बी यूज फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स सच एज ग्लूटाथिमाइड, और जो XAD4 है उसको यूज़ किया जाना चाहिए किसमें, लिपिड सॉल्युबल ड्रग में, जैसे कि ग्लूटाथामाइड। मेथड ऑफ हीमोपरफ्यूज़न, हीमोपरफ्यूज़न मेथड की बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो ये दिखने में ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि डायलिसिस चल रही हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है वो मैं पूरा बताती हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन पर आते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट स्टार्ट द क्लिनजिंग, जैसे कि हम हीमोडायलिसिस में पेशेंट के हाथ को क्लीन करते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक लगा के, जैसे बीटाडीन स्प्रिट वगैरह जो भी लगा के, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, निडल को इंट्रोड्यूस करते हैं। निडल को क्या करेंगे, कैथेराइजेशन करेंगे। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको पिक्चर के थ्रू, बाद में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट सारी बता दी। हम पहले क्या करेंगे, निडल लगाएंगे पेशेंट के हाथ में। जैसे अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला है तो फिस्टुला की निडल, आर्टीरियल निडल और वेनस निडल लगाएंगे। ये जो हीमोपरफ्यूजन होता है इसमें हम 2 डायलाइजर यूज़ करते हैं। एक कौन सा होता है, चारकोल डायलाइजर, और एक हमारा हीमोडायलिसिस डायलाइजर। इसकी अगर तुम नॉर्मल पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, चारकोल डायलाइजर, जो आपको मोटा सा दिख रहा है इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, ये हमारा चारकोल डायलाइजर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हीमोडायलिसिस डायलाइजर, जो हम हीमोडायलिसिस में यूज़ करते हैं। अब ये 2 डायलाइजर हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं पूरा बताऊंगी। हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी पेशेंट को कैथेराइजेशन किया, ठीक है, 1 मिनट, हमने किसी पेशेंट का कैथेराइजेशन किया, मीन्स की निडल लगाई, सॉरी कैथेराइजेशन नहीं, निडल को इंसर्ट किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लेंगे, आर्टीरियल लाइन को आर्टरी वाली निडल से कनेक्ट करते हैं, आपको पता ही है, और वीनस वाली लाइन को हम वीनस निडल से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ब्लड होता है इसको हम आर्टीरियल लाइन से होते हुए, यहाँ आर्टीरियल लाइन से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट, ये हमारा आर्टीरियल लाइन से रहा, ठीक है, आर्टीरियल लाइन से होते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर डायलिसिस करते हैं तो हम आर्टरी साइड कहाँ कर देते हैं, ऊपर साइड पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे आर्टरी साइड हम डायलिसिस में क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये हमारा डायलिसिस में क्या है, आर्टरी साइड ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्लड लेंगे पेशेंट का, और इसका क्या कनेक्शन होता है कि जो वीनस साइड है इसकी, वो हम ऊपर करेंगे। जो हमारा चारकोल कनेक्टर है इसके वीनस साइड ऊपर करेंगे और आर्टरी साइड जो है वो नीचे करेंगे। तो पेशेंट का हमने आर्टीरियल साइड से ब्लड लिया, और ये आर्टीरियल साइड से लेते हुए इसका कनेक्शन हम कहाँ करते हैं, चारकोल जो डायलाइजर है या रेजिन डायलाइजर जो है इसके आर्टीरियल साइड पे कर देंगे, और इस आर्टीरियल साइड को हम नीचे में रखेंगे। इसके बाद एक अलग से ट्यूब आती है जिसमें कि एक वीनस ये लगा होता है, वीनस का कनेक्टर, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये अलग से ट्यूब है जो कि
हीमोडायलिसिस डायलाइज़र को और कार्टिलेज को आपस में जोड़ती है। ये जो ट्यूब लगी हुई है ये अलग से जोड़ी जाती है इसमें। तो हमने आर्टीरियल साइड से ब्लड लिया और इसको जो हमारा कार्टिलेज है उसके आर्टीरियल साइड में जोड़ दिया। तो ब्लड कहाँ आएगा? कार्टिलेज की आर्टीरियल साइड से होता हुआ ऊपर आएगा। और ये जो अलग से जो ट्यूब हमने लगाई है यहाँ पे जो क्या होगा, जो भी ऐसे टॉक्सिन्स होंगे या ड्रग्स होंगे वो इस एरिया में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं, पॉइजन है, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और फ्रेश ब्लड, मतलब जो ब्लड से जो भी साफ प्यूरिफाइड ब्लड है वो आगे जाके कहाँ चला जाएगा? हीमोडायलिसिस डायलाइज़र में। और हीमोडायलिसिस डायलाइज़र में जाते हुए हीमोडायलिसिस डायलाइज़र के नीचे हम वीनस पाइप लगा होता है इसी का, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये वीनस पाइप लगा हुआ है हीमोडायलिसिस डायलाइज़र में, वीनस लाइन, और ये वीनस लाइन सीधे पेशेंट के हाथ से कनेक्टेड होती है। तो क्या हुआ? 2 जगह फिल्ट्रेशन हुआ। पहली जो फिल्ट्रेशन हुई वो चारकोल कार्टिलेज में हुई, यहाँ से केवल जो पॉइजन और टॉक्सिन सब्सटेंसेस होंगे वही जो है अलग होंगे। इसके बाद अगर हमें यूरिया, क्रेटिनिन या इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग करना है, वो कहाँ जाके अलग होंगे? यहाँ पर। वो फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगा। तो 2 जगह फिल्ट्रेशन होने के बाद वीनस लाइन के थ्रू ये जो सफाई वाला प्यूरिफाइड ब्लड है ये कहाँ पहुँच जाएगा? पेशेंट की बॉडी में पहुँच जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पर ये क्यों बताया कि आखिर हम यहाँ पे 2 डायलाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, 2 डायलाइज़र यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर हम हीमोपरफ्यूजन की बात करें, अगर एक सिंपल, ऐसा नहीं है कि हीमोपरफ्यूजन के लिए हीमोडायलिसिस मशीन की ही नीड होगी। हीमोपरफ्यूजन जो है बिना हीमोडायलिसिस मशीन के भी कर सकते हैं। हीमोपरफ्यूजन करने के लिए एक पंप की नीड होती है, ठीक है। तो अगर किडनी का पेशेंट नहीं है तो केवल हम एक पंप से चारकोल डायलाइज़र का यूज़ करते हुए हीमोपरफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किडनी पेशेंट में हमें 2 डायलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि हीमोपरफ्यूजन में केवल टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस रिमूव होंगे, और इसके अलावा जो भी प्रोटीन बाउंडेड सब्सटेंसेस है वो रिमूव होंगे। लेकिन यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर रिमूव नहीं होते। यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पर रिमूव नहीं होंगे, जो कि डायलिसिस में होते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी हीमोपरफ्यूजन करते हैं तब हमें डायलिसिस पेशेंट में, स्पेशली जब हम डायलिसिस पेशेंट में हीमोपरफ्यूजन करते हैं तो हमें 2 डायलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। अब बात आती है, मैं आपको यहाँ का पूरा मैंने देखिए कथा बता दी आपको कि किस किस तरीके से। यहीं पे मैंने यही बताया है कि व्हेन द पेशेंट फील कंफर्टेबल, जब पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो जाता है, देन 2 कैथेटर और निडल आर प्लेस्ड, मतलब यहाँ पे कैथेटर ना लिख के आप निडल भी लिख सकते हैं। निडल आर प्लेस इन द आर्म, 1 in an artery and 1 in an vein. आफ्टर द कैथेटर चेक एक्यूरेट, जब आप चेक कर लेते हैं कि भाई जो निडल है वो सही पोजीशन पे गई हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आर्टीरियल जो ब्लड ट्यूबिंग है उसको आर्टरी निडल से कनेक्ट कर देंगे और जो वेनस है उसको वेनस निडल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि ब्लड पासिस ओवर है चारकोल रेजिन कोटेड कोलुमेन कार्टिलेज ऑन विच, जो मैंने अभी बताया था, समझाया था, वही है। इसके बाद यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि द पेशेंट इज़ गिवन हेपेरिन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर। हम नॉर्मल क्या करते हैं, डायलिसिस में हम बाद में देते हैं हेपेरिन, ठीक है, डायलिसिस स्टार्ट करते हैं उसके बाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग ही हेपेरिन से, जो डायलाइज़र भी प्राइम कर रहे हैं, जो प्राइमिंग होती है डायलाइज़र्स की वो भी हेपेरिनाइज सेलाइन से होती है, ठीक है। तो बिगनिंग में ही हम सेलाइन उसको हेपेरिन दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हीमोपरफ्यूजन होता है तो 15 to 20 प्रोसीजर एंड 15 to 20 मिनट्स इंटरवल थ्रू आउट द हीमोपरफ्यूजन। उसके बाद हम 15 to 20 मिनट्स के बाद में भी हेपेरिन का देने का वो रखते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इस पंप स्पीड की बात करते हैं तो पंप स्पीड जो है इसमें, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वो 2 से 3 आवर्स का होता है। पंप स्पीड जो होती है इसमें 150 से 200 की हम लोग रखते हैं। 1 मिनट यहाँ पे होगा, पंप स्पीड 1
150 से 200 रखते हैं, मैक्सिमम आप 300, कहीं कहीं पे आपको 350 भी दिखाई देगा, लेकिन 300 ml पर मिनट तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं। नॉर्मल 150-200 रखते हैं हीमोपरफ्यूजन में पंप स्पीड। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये मैंने आपको बता दी कि भाई स्टार्टिंग में हमें हेपेरिन देना है, बाद में देना है। प्राइमिंग जैसे हम हीमोडायलिसिस में करते हैं वैसे ही प्राइमिंग करेंगे। डिफरेंस सिर्फ कहाँ होगा कि भाई इसको हिपेरिनाइज सेलाइन से भी हमें प्राइमिंग करना होगा। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चारकोल डायलाइजर है उसका जो वीनस लाइन है वो ऊपर रखना है और आर्टीरियल लाइन नीचे की तरफ रखना है, और हीमोडायलिसिस वाले डायलाइजर का जो आर्टीरियल साइड है वो एज यूजुअल जैसे हम ऊपर रखते हैं आर्टीरियल साइड और वीनस साइड नीचे रखते हैं, वो प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो समझाने की बात है वो है कि हीमोपरफ्यूजन इज़ बेटर सुटेबल फॉर प्रोटीन बाउंड पॉइजन देन द हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोपरफ्यूजन बहुत ज़्यादा सुटेबल है प्रोटीन बाउंड पॉइजनिंग के अलावा, पॉइजनिंग के लिए बजाय हीमोडायलिसिस के। हीमोपरफ्यूजन कैन नॉट एब्जॉर्ब एल्कोहल, हीमोपरफ्यूजन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है एल्कोहल, किसी शराब वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जो कि डायलिसिस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मोस्ट मेटल्स, हीमोपरफ्यूजन में मेटल्स और एल्कोहल एब्जॉर्ब नहीं होते। इसके अलावा हीमोपरफ्यूजन कार्टिलेज जो है नॉन सेलेक्टिव है ग्लूकोज के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, कैल्शियम के लिए, वाइट ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, अब ये नॉन सेलेक्टिव है तो मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, एचपी कार्टिलेज कैन नॉन सेलेक्टिवली ब्लड सेल्स विच मे बी हैव क्लिनिकल रिप्रेक्शन इन पॉइजनिंग सिचुएशन। ये सबसे ज़्यादा जो है पॉइजनिंग के पे ही बेस्ड है। अब क्योंकि ये इनको सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स जो होती हैं हीमोपरफ्यूजन के बाद, प्लेटलेट एग्रीगेशन या प्लेटलेट्स की जो रेट है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और कहा जाता है कि एक हीमोपरफ्यूजन में एटलीस्ट 30% प्लेटलेट जो है वो गिर जाती हैं। ठीक है, जो कि 24 से 48 आवर्स में नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से दोबारा रिकवर हो सकती हैं। और भी इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि साइटोसोल एब्जॉर्ब विच कैन एब्जॉर्ब जीनोबायोटिक्स अप टू 60,000 डाल्टन इज लिमिटेड। ये जो है हीमोपरफ्यूजन का एग्जांपल जैसे सुना होगा साइटोसॉल डायलिसिस, ये भी हीमोपरफ्यूजन पे ही बेस्ड है। तो ये था पूरा मैंने मेथड वगैरह बता दिया। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो हीमोपरफ्यूजन के थ्रू जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे कि हीमोडायलिसिस में होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस और फिर भी मैंने लिख दिए हैं। इन्फेक्शन हो सकता है कैथेटर वगैरह से, या और कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी हीमोपरफ्यूजन पे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती हैं, गिरती हैं। एबनॉर्मल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है एबनॉर्मल भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर गिर सकता है, माइल्डली 1 से 2 डिग्री जो है बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है हीमोपरफ्यूजन में। ग्रेटर डिग्री और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑब्जर्व हो जाता है, होता है रेजिन या चारकोल कार्टिलेज यूज़ करने पर। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो हीमोपरफ्यूजन है इसमें क्या होगा, ये नॉन सेलेक्टिव है ग्लूकोज के लिए भी, कैल्शियम वगैरह के लिए भी, इसलिए। इसके अलावा फॉल इन वाइट ब्लड सेल WBC काउंट भी यहाँ पर गिर सकती है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन हीमोपरफ्यूजन के। ये मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे तरीके से। अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।